नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में 15वां चैप्टर आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी का पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मोहन राकेश जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों को बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने याद किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा हुआ ये जो यात्रा वृत्तांत एक संस्मरणात्मक निबंध है आखिरी चट्टान, जिसमें मोहन राकेश ने इस बात का वर्णन किया है कि वह कन्याकुमारी गया था, कन्याकुमारी की यात्रा पर गया था। अब कन्याकुमारी कहाँ पर है ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो भारत देश है उसका जो बिल्कुल दक्षिणी छोर है, यानी कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो दक्षिण के बिल्कुल जहाँ श्रीलंका वो लटका सा आपको एक छोटा सा बिंदु दिखाई देता है, मैप में कभी देखा हो तो यहाँ एक तमिलनाडु नामक स्टेट है, राज्य है, और तमिलनाडु के अंदर क्या है, कन्याकुमारी है। तो ये हमारे भारत का आखिरी छोर है और यहीं पर हिंद महासागर, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये तीनों तरह के समुद्र जो हैं यहाँ पर मिलते हैं आपस में। और यहीं पर विवेकानंद जी ने अंतिम समय में अपनी समाधि ली थी। तो जो मोहन राकेश जी हैं वो अपनी यात्रा वृत्तांत पे जाते हैं तो यहाँ कन्याकुमारी और इसके आसपास के इलाके की जो सुंदरता है उसी का वो इस यात्रा वृत्तांत में वर्णन करते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य था वो कितना सुंदर लगता है। तो हम बात करेंगे क्रम से बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पाठ के अंदर जो जीवन परिचय है, रचनाएं हैं और पाठ परिचय, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इसमें अगर कोई बात अच्छी होगी तो उसे हम नोट कर लेंगे। आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ये पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आखिर इस निबंध में, इस यात्रा वृत्तांत में है क्या और कौन कौन से स्थान हैं जिन्हें हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था, ये आप लोग जानते ही हो। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकापार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य भी किया और इसी प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे और कुछ वर्षों तक कहानी की एक प्रसिद्ध पत्रिका है जिसका नाम है सारिका, उनका संपादन किया। और इन्हें सन 1968 ईस्वी में 1968 के अंदर इनके द्वारा लिखे हुए जो 2 नाटक हैं जिनका नाम है आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, इन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया, यानी इनको पुरस्कार दिया गया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हो गया। उपन्यास लिखे इन्होंने अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल। नाटक आप जानते हो, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये इनके 3 नाटक हैं। कहानी संग्रह हैं क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। निबंध संग्रह है परिवेश और भ्रमण वृत्तांत, यानी कि यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत के अंदर जो लेखक मोहन राकेश है उन्होंने दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। अब सुन लीजिए ध्यान से, हम बात करें तो मोहन राकेश ने सन 1952 से और 1953 के बीच में उन्होंने गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि दिसंबर, मोहन राकेश ने दिसंबर 1952 ईस्वी से फरवरी 1953 ईस्वी तक कहाँ की यात्रा हो रही है? गोवा से
और कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। ठीक, तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मोहन राकेश ने दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 ईस्वी तक गोवा से कन्याकुमारी तक की क्या करी थी, यात्रा करी थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का एक उदाहरण बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है। मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया है। तो देखिए, अभी इस चीज़ से अगर हम बात करें तो कुछ बात समझ में नहीं आई होगी। सीधे तौर पर हम बात कर सकें कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखक मोहन राकेश ने अपनी कन्याकुमारी की यात्रा का, अपनी कन्याकुमारी और उसके समीपवर्ती समुद्र के किनारे के भव्य सौंदर्य का अत्यंत सजीव और कलात्मक वर्णन किया है। तो मैं आपको यहाँ एक कथानक के तौर पर एक बात लिख देता हूँ यहाँ पर। मोहन राकेश ने इस यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी एवं उसके आसपास समुद्री तट के भव्य सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी मोहन राकेश ने इस यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी और उसके आसपास समुद्री तट के भव्य सौंदर्य का वर्णन किया है। लेखक एक बार कन्याकुमारी की यात्रा पर गया था। उस यात्रा में उसे वहां पर अनेक सुंदर दृश्य को देखने को मिले। लेखक एक बार कन्याकुमारी की यात्रा पर गया था और वहां लेखक को अनेक सुंदर दृश्य देखने को मिले। अनेक दृश्य वहां देखने को मिले। कन्याकुमारी के दक्षिणी छोर पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। यानी कि जो कन्याकुमारी है, हम बात करें कन्याकुमारी के दक्षिणी बिंदु पर, दक्षिणी छोर पर या दक्षिणी बिंदु पर जहां अरब सागर, हिंद महासागर, जहां अरब सागर, हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। तो देखिए, क्वेश्चन ये आ जाता है, स्वामी विवेकानंद की समाधि कहाँ पर है? तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जहाँ संगम होता है, यानी तीनों जहाँ मिलते हैं, वहाँ एक चट्टान है और उस चट्टान पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का जहाँ संगम स्थल है, वहाँ पर एक चट्टान है और उस चट्टान के ऊपर ही स्वामी विवेकानंद जी ने क्या लगाई थी? समाधि लगाई थी। तो आप इस चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे। आगे सुनिए। उसी जगह पर आखिरी चट्टान से लेखक वहाँ के संध्याकालीन दृश्यों को देखता रहा।
यानी उसी जगह पर जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने, यानी उसी जगह पर आखिरी चट्टान पर, उसी जगह पर आखिरी चट्टान पर चढ़कर लेखक संध्याकालीन दृश्यों को देखता है। संध्याकालीन दृश्यों को देखता है। उस चट्टान के पास ही अन्य कई चट्टानें हैं जिनमें एक ऊंचा स्थान सैंड हिल है। यानी यहाँ कई चट्टानें हैं और उन अनेक चट्टानों में से यहाँ अनेक चट्टानें हैं और उन्हीं चट्टानों में एक ऊंचा स्थान सैंड हिल, एक ऊंचा स्थान सैंड हिल है, एक ऊंचा स्थान सैंड हिल है। उससे सूर्योदय सूर्यास्त का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। यानी ये जो सैंड हिल है, यहाँ से लेखक को सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सुंदर दृश्य दिखता है, सुंदर दृश्य दिखता है। ठीक है, तो एक ये सैंड हिल को ध्यान रखेंगे। आखिरी चट्टान की यात्रा पर जाने वाले कुछ युवक बेरोजगारी के कारण व्यर्थ में भटक रहे हैं। वहाँ पर कुछ मिशनरी युवतियाँ हैं जो अपनी धार्मिक आस्था का चिंतन कर रही हैं। लेखक रात में कैप होटल में ठहरा। यानी कि जो लेखक है, लेखक रात में कैप होटल में ठहरा। ठीक, तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने लिख दी है। उसे वहाँ का वातावरण अत्यधिक आकर्षक लगा और वहाँ के सभी स्थानों का भ्रमण करके तथा आखिरी चट्टान पर स्थित मंदिर के दर्शन करके और लेखक जो है वापस लौट आया। इस तरह से ये पूरा यात्रा वृत्तांत आप दिमाग में रखेंगे कि इस यात्रा वृत्तांत में लेखक मोहन राकेश ने कन्याकुमारी और उसके आसपास समुद्री तट के भव्य सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया। इन्होंने कन्याकुमारी के दक्षिणी छोर पर, जहां पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है, वहां पर एक चट्टान है और उस चट्टान पर स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि लगाई थी। उसी आखिरी चट्टान पर चढ़कर लेखक ने संध्याकालीन दृश्यों को देखता रहा और यहाँ अनेक चट्टानें हैं और उन्हीं चट्टानों में से एक ऊंची चट्टान है जिसे सैंड हिल के नाम से जाना जाता है। और इस सैंड हिल जो चट्टान है, इस चट्टान पर चढ़कर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त का सुंदर दृश्य देखते हैं, दिखाई देता है। और वहाँ पर कुछ बेरोजगार युवक हैं जो व्यर्थ में ही वहाँ भटक रहे हैं, व्यर्थ ही वहाँ पर भटकते रहते हैं। कुछ मिशनरी युवतियाँ हैं जो समुद्र की उस सुंदरता को देख करके और अपनी ही भाषा में वो कुछ गीत गाती हैं, उनका वर्णन आएगा। और रात को लेखक जो है कैप होटल में ठहरा था और वहीं पर उस आखिरी चट्टान के वहाँ पर एक मंदिर है और उस मंदिर के दर्शन करके और लेखक वापस लौट आता है। ये पूरा यात्रा वृत्तांत आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं आप लोगों को ये बुक रीडिंग कराता हुआ और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें आती जाएंगी बीच बीच में मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का वर्णन किया जाएगा। इसे आपको याद करना है कि जो कन्याकुमारी है वह कन्याकुमारी है जो सुनहरे सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है। कैप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ, अब ये पूरी स्थिति आप लोगों को बताता हुआ चल रहा है।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं बोर्ड पर भी आपको पूरा विवरण समझा सकूं और इस यात्रा वृत्तांत को आप समझ सकें। इसे मैं मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लेना वीडियो पॉज करके एक बार, और आप रजिस्टर में ज़रूर नोट करें, स्टोरी दिमाग में रहेगी आप लोगों को। लेखक कन्याकुमारी की यात्रा पर कब गया था, कौन से सन में गया था? 1972 से 1953 तक, 1952 से 1953 ईस्वी तक गोवा से और कन्याकुमारी तक की उन्होंने यात्रा करी थी। इस चैप्टर के अंदर लेखक ने किस चीज़ का वर्णन किया है तो ये आप बता देंगे। कन्याकुमारी और उसके आसपास के समुद्र तट के जो सुंदर दृश्य हैं उनका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। लेखक कौन से होटल में ठहरा था? कैंप होटल में ठहरा था, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि कहाँ लगाई थी? जहाँ अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल है। कन्याकुमारी का जो दक्षिणी छोर है वहाँ एक चट्टान है, आखिरी चट्टान, उसी के ऊपर उन्होंने समाधि लगाई थी। वहाँ पर बहुत सारी चट्टानें हैं। एक ऊंची चट्टान है जिसे सैंड हिल के नाम से जाना जाता है, और उस सैंड हिल चट्टान पर चढ़कर लोग सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखते हैं। क्लियर? अब सुनते चलिए सभी बातों को और समझते हुए रहिए बच्चों। कैंप होटल के आगे, यानी कि हम बात कर लें कैंप होटल के आगे बना बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। अब मैं आपको ये कहूँ कि देखिए, थोड़ा मैप तो मुझे बनाना आता नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत कारस्तानी करते हैं कि जैसे ये एक तरह से मैप अपना इस तरह से बन गया ऊपर से ना, तो अपन यहाँ की बात कर रहे हैं। ये आखिरी जो है ये तमिलनाडु है, ठीक है। और इस तमिलनाडु के अंदर ही क्या है, यहाँ पर ये कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी जो है अपन बात कर लें कि इस साइड में तो कौन सा सागर है? ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, ठीक है। और यहीं अपन बात करें तो इस जगह बिल्कुल आखिर पे आगे, तो यहाँ पर मान लीजिए ये आखिरी चट्टान है जहाँ पर ये मिल रहे हैं। और इस चट्टान में से खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की, यानी कि पीछे की भूमि में जो कन्याकुमारी का मंदिर था उसकी लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल की वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी। अब ये देखो, इस बात को इन्होंने किस तरह से लिख दिया कि भाई आखिरी चट्टान है, यहाँ पर मंदिर है और मंदिर के पीछे से लाल सफ़ेद लकीरें चमक रही हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का जहाँ संगम स्थल है वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी ने कभी समाधि लगाई थी और हर तरफ से उसके ऊपर पानी आ रहा है। तो वो जो चट्टान है वो भी ऐसे लग रही है मानो स्वयं समाधि में स्थित हो। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की जो शाह चट्टानों से टकरा रही थी। शाह का मतलब होता है काली, क्योंकि सूर्यास्त देखने का वर्णन हो रहा है, भी सूर्यास्त की बात होगी यहाँ पर। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति कि पानी, समुद्र की लहरें कैसे हिलोरे ले रही हैं और कैसे वो नुकीली चट्टानों को काट करके आगे बढ़ रही है। समुद्र के किनारे अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ समुद्र की लहरें कैसे उछलती हैं, कैसे लहराती हैं, बल खाती हैं। उसी बात का ये अपनी साहित्यिक भाषा में वर्णन कर रहे हैं मोहन राकेश जी। सीधी सी बात है कि जो लेखक मोहन राकेश जी हैं वो इस समय
समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और ऐसे चट्टान पर हैं जहां तीनों समुद्रों का संगम होता है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो सोचो कि किस तरह से पानी आ रहा होगा। ठीक, तीनों तरफ से क्षितिज तक, क्षितिज पृथ्वी और आकाश के मध्य का स्थान क्षितिज तक पानी ही पानी था। मतलब आप जब जाएंगे यहाँ पर देखेंगे तो दूर तक कहीं भी देखो आप, भाई इस स्थान पर हो, मान लीजिए आप यहाँ इस चट्टान पर कहीं हो, तो मान लीजिए यहाँ से आप देख रहे हो तो दूर तक कहीं भी देखोगे पानी पानी नज़र आएगा। आप मान लीजिए यहाँ इस इलाके में आ जाते हैं तो ये अपना राजस्थान, ये गुजरात आ जाता है इस साइड में, इधर ये पाकिस्तान आ जाता है तो ये मरुस्थल ही मरुस्थल है। ये ऊपर वाले इलाके में चल जाएंगे तो ये हिमालय वाला इलाका चल जाएगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो दृश्य है वो या तो पहाड़ी इलाकों में देख सकते हैं, या फिर समुद्र के किनारे देख सकते हो, या फिर रेगिस्तान के किनारे देख सकते हो, रेगिस्तान में देख सकते हो। ठीक है ना। तो इन्हीं स्थानों पर वो सूर्योदय सूर्यास्त के दृश्य दिखाई देते हैं, देख सकते हो आप लोग। तो तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। हिंद महासागर को देख रहे हैं दूर तक, तो लगता है कि दूसरा छोर ही नहीं है, दूर तक पानी पानी नजर आ रहा है। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई है। यानी समुद्र के अंदर ज्वार भाटे आते नहीं आते, तो वो चट्टान के ऊपर खड़ा था, लेकिन उस प्राकृतिक दृश्य को देख करके लेखक पूरी तरह से मग्न हो गया और उसे पता ही नहीं लगा कि पानी कब चढ़ गया और उसकी चट्टान पानी के अंदर क्या हो गई है, वो डूब गई है। और वह ऐसे हो गया मानो कि उस दृश्य को देखकर बिल्कुल मग्न हो गया हो, सभी चीज़ों को जैसे वो भूल गया हो। तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया, डर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टान पर से होता हुआ मैं किनारे पर पहुंच गया। समझ में आई बात? ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं जब कन्याकुमारी की यात्रा पर गया तो मैं आज उस चट्टान पर खड़ा था जहां कभी विवेकानंद जी ने समाधि ली थी, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का संगम है। वहाँ लहरें जो हैं उस नुकीली चट्टान को काट कर मतलब बल खाती हुई लहरा रही थी जैसे। लेकिन मैं उस दृश्य को देखकर जैसे मैं अपने होश खो गया हूँ। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं दूर से आया हुआ एक व्यक्ति हूँ, एक यात्री हूँ, मैं यात्रा करने आया हूँ। मानो उस दृश्य के अंदर मैं भी विलीन हो गया हूँ और पता नहीं कब मेरी चट्टान पर इतना पानी इकट्ठा हो गया। तभी मुझे एक दूसरी चट्टान दिखी, मैं उसके ऊपर कूदा और किसी तरह मैं किनारे पर आ गया। पहला दृश्य समाप्त। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। पश्चिमी क्षितिज में पश्चिम की ओर सूर्य धीरे धीरे छिप रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। जिस तरफ सूर्यास्त हो रहा था उसी दिशा में चलने लगा। अब ये सूर्यास्त का वर्णन हो रहा है क्योंकि यहाँ ये जो सैंड हिल चट्टान है, ऊंची सी चट्टान हम जिसको बोल रहे हैं, उसी के ऊपर वो सूर्योदय सूर्यास्त का दृश्य देखते हैं लोग। तो पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। मतलब लेखक जैसे पश्चिम की ओर सूर्यास्त हो रहा तो उसके पीछे पीछे चल दिया और एक ऊंचा सा रेत का टीला दिखाई दिया। सोचा इस टीले के ऊपर चढ़ करके और फिर मैं इस सूर्यास्त के दृश्य को देखूंगा।
यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मोक्ष यानी मुक्ति। अब देखिए, सबसे पहले मिशनरी युवतियों की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? मिशनरी युवतियाँ। मिशनरी युवतियाँ ये किसके ऊपर चर्चा कर रही हैं? मोक्ष पर। इनका विषय है मोक्ष पर चर्चा कर रही हैं ये। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमय आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए शाह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। मतलब उस पीली रेत में उनके द्वारा पहने हुए जो कपड़े हैं वो शाह और सफ़ेद रंग के, काले और सफ़ेद रंग के बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी। तो जहां पर लेखक पहुंचे, किस स्थान पर पहुंच गए? ये ऊंचा सा टीला है जिसे किस नाम से जाना जाता है? सैंड हिल। ठीक है, जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नव युवतियाँ, 6-7 नव युवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। यानी यहाँ पर कौन कौन लोग पहुँच गए? 8-10 तो नव युवतियाँ हैं। यहाँ कौन कौन पहुँच गए हैं? 8-10 तो नव युवतियाँ हैं। नव युवतियाँ 8-10 नव युवतियाँ हैं, 6-7 नव युवक हैं, 6-7 नव युवक हैं और 2-3 गांधी टोपी वाले व्यक्ति। ये यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हैं? सूर्यास्त का दृश्य देखने आ रहे हैं। सूर्यास्त का दृश्य देखने, ठीक है। और गवर्नमेंट गेस्ट हाउस का जो बैरा है उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे हैं। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस का बैरा, ठीक है ना, वेटर सूर्यास्त की कॉफ़ी पिला रहा है। पिला रहा है किन लोगों को? इन लोगों को, ठीक है। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी। भाई रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे, इसलिए ये सैंड हिल जो है बहुत रंग बिरंगी हो गई। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ, विशेष इंटरेस्ट के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई। ये जो मिशनरी नव युवतियां हैं वो थकी थी और इस सैंड हिल चट्टान पर जाकर एक तरफ बैठ गई, वो बिल्कुल थकी हुई सी। उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह, जैसे चित्र बनाने के लिए कपड़े का एक कैनवास होता है तो उसके अंदर मान लो कुछ रंग अलग से छिटक दिए हों, उसी तरह वो मिशनरी युवतियां अलग जा कर के एक कोने में अलग बैठ गई, जैसे कैनवास में कुछ रंगों की बूंदें छिटक दी गई हों अलग।
उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु। मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए हुए था। यानी अरब सागर की तरफ से, ये जो अरब सागर है इधर का एक हिस्सा जो था वो उसको ओट रखा था, मतलब उसको रोक रखा था। वो सूर्यास्त का दृश्य पूरा नहीं दिखाई दे रहा था, उस विस्तार को रोक रखा था उसने। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहाँ पहुँचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार कर लिए। टांगें थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा। और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहाँ से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य जब पानी से थोड़ा ही ऊपर था, अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो, यानी उसे खोज की हो या उसे प्राप्त किया हो। यानी कहने का मतलब है ये बाकी लोग तो यहाँ सैंड हिल पर रुक गए थे, लेकिन लेखक उस सूर्यास्त का दृश्य जो है पूरे विस्तार के साथ देखना चाहता था, इसलिए यहाँ एक टीला उसे दिखाई दिया अरब सागर की तरफ, जो उस सूर्यास्त के दृश्य का जो विस्तार था उसे रोक रहा था। इसलिए लेखक जो है उस ओर आगे बढ़ता है। जैसे वो उस टीले पर बजाता है तो उसे फिर एक और ऊंचा टीला दिखाई देता है, तो लेखक वहां पहुंच जाता है। फिर आगे जाता है तो एक टीला और दिखाई दे जाता है। इस तरह वो टीलों को पार करता हुआ चलता है। कहता है कि मेरी टांगें थकी हुई थी, लेकिन मेरा मन थका हुआ नहीं था। मैं उस सूर्यास्त के दृश्य को बड़े विस्तार से देखना चाहता था। और लेखक आखिरकार एक ऐसे टीले पर पहुंच जाता है जो ऊंचा टीला था और उसके बाद बिल्कुल ढलान थी। ऐसे लग रहा था मानो वह उस ऊंचे टीले से, रेत के ऊंचे टीले से समुद्र में उतरने का क्या हो, रास्ता हो, और वह उस टीले के ऊपर ऐसे बैठ गया मानो उसने सबसे पहले उस ऊंचे टीले पर खोज की है और वहां से वो सूर्यास्त के दृश्य को देखता है। समझ में आई बात? चलिए सुनिए आगे। पीछे दाहिनी तरफ की बात हो रही है। दूर दूर हटकर उसे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। अब दाहिनी तरफ जहाँ टीले पर बैठा था उसके दाईं तरफ उसे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। अंडरलाइन कर लीजिए कि जब लेखक सूर्यास्त का दृश्य देख रहा था तो उसे क्या दिखाई दे रहा था? दाईं तरफ नारियलों के झुरमुट दिखाई दे रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसे लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। कहने का मतलब है कि वो नारियलों के झुरमुट, उनकी जो टहनियाँ हैं, हवा के कारण से ऊपर उठ रही थी, मानो प्रेम के क्षणों में कोई वन रूपी युवती अपनी बाहें उनको खोले हुए हैं। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया, मतलब समुद्र है सारा का सारा। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ पर अस्त हो रहा है, ये सूर्य अस्त हो रहा है, तो ये बिल्कुल पानी पर स्पर्श करता नजर आएगा जैसे पानी में डूब रहा है। ठीक है ना?
पानी की सतह के पास पहुंच गया। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उंडेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा। मतलब लेखक को ये लगा कि पहली बार ही कोई इस रेत पर आया है, आज ही इसका कुंवारापन पहली बार टूटा है, क्योंकि पहली बार लेखक के कदमों के निशान उस पर थे। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया। अब यहाँ ये सूर्यास्त का दृश्य का वर्णन है कि जैसे ही सूर्य पानी की सतह को छुआ तो सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं उनकी चमक पानी के ऊपर फैल गई और मानो एक सुनहरा जो सोना है वो उस पानी पर ढुल गया हो, पानी के ऊपर फैल गया हो, ऐसा उसे लेखक को प्रतीत होता है। तो देखिए बच्चों, अभी इस वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हम लोग। सूर्यास्त का जो दृश्य कैसा वर्णन किया लेखक ने, अपने शब्दों में लिखो। ऐसा प्रश्न आए तो उसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये चैप्टर कितना समझ में आया, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी आपको। तो मिलते हैं हम लोग अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।